नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दोनों एक बातचीत चल रही है कि नक्सल नीति या प्रीति। दरअसल हम जब छत्तीसगढ़ बनने की बात करते हैं या मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था तो नक्सलवाद से प्रभावित था। जब छत्तीसगढ़ बन गया 2000 में और 2000 में मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने तो उन्होंने इसको आर्थिक सामाजिक समस्या के तौर पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि इसका बातचीत का एक रास्ता निकलेगा। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने भी बहुत तरह के प्रयोग किए नक्सलवाद को लेके, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई। अब लगातार जब एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी फिर वही पार्टी फिर दूसरी पार्टी पर नक्सलवाद को लेकर कई तरह के दावे रहे, कई तरह की बातचीत होती रही। कई बार ये कहा गया कि इनको बंदूक से निपटाया जाए, कई बार ये कहा गया कि बातचीत का जरिया निकाला जाए, कई बार छलवा जुड़ुम जैसी पॉलिसी लाई गई। बहुत तरह के प्रयोग छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर लगातार होते रहे। अभी इधर के दिनों में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ के बाद फिर एक बार जो एक नक्सली मारा गया। इसके पहले सुरक्षा बलों के जवानों ने कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। तब दावा किया गया था कि नक्सली चुनाव के दौरान हिंसा की कथित साजिश रच रहे थे। इस ऑपरेशन के बाद कांग्रेस ने मुठभेड़ पर संदेह जताते हुए सवाल खड़े किए थे। भाजपा सरकार में फर्जी मुठभेड़ और गिरफ्तारी का आरोप भी लगा था। अब सुकमा में एक नक्सली के मारे जाने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। नक्सलियों को समझना होगा कि बंदूक से अस्पताल, स्कूल आदि नहीं बनते। जल जंगल जमीन उनका है तो चर्चा कर फाइनल कर लें, ऐसी ही पहल की जा सकती है। वे वीडियो कॉल पे बात कर लें। गृह मंत्री शर्मा ने बयान पर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार नक्सली मामले में मति भ्रम की शिकार है। गृह मंत्री का अलग बयान है तो प्रधानमंत्री का अलग। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पाते। कभी कहते हैं कि नक्सलियों को उनकी मान में घुसकर मारेंगे तो कभी कहते हैं कि नक्सली से वीडियो से बातचीत करेंगे। आखिर भाजपा की नक्सली नीति क्या है, किस लेवल पर और किससे बात करना चाहते हैं, किसको प्रस्ताव भेजेंगे? आपके प्रस्ताव का क्या हुआ? पहले आप अपनी नक्सली नीति स्पष्ट कीजिए। हर नक्सली मुठभेड़ के बाद होने वाले राजनीतिक बयानबाजी से सवाल खड़ा हो गया है कि राजनेता नक्सल नीति पे चर्चा करना चाहते हैं या बयानबाजी में नक्सलियों से उनकी प्रीति छुपी हुई है। तो ये अलग अलग तरह पे जब बयान होते तो ये समझ में नहीं आता कि क्या उनकी मान में घुस के मारा जाएगा या उनसे बातचीत की जाएगी। वैसे जी, तो चलिए हम इसके पहले नेताओं की बाइट सुनते हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। फिर से आप सभी के माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। नक्सली जितने भी हैं उनको इस बात को समझना होगा कि बंदूक की नली से अस्पताल नहीं बनते हैं, बंदूक की नली से स्कूल नहीं बनते हैं, सड़कें नहीं बनती हैं। तो इन सारी सुविधाओं को वहाँ मुहैया कराने के लिए जो रास्ता वो सोचते हैं, जल जंगल जमीन उनका है कहते हैं, आदिवासियों का हम भी कहते हैं, भाई उसमें फर्क नहीं है। बातचीत करके फाइनल करना चाहिए विषय को। पहल तो ऐसे ही की जा सकती है जैसे कर रहा हूं मैंने तो कहा है कि वीडियो कॉल पे बात कर लें, भाई उस पर भी बात कर लें। एक अकेला, दो लोग, छोटा समूह, बड़ा समूह, जैसे भी चाहते हैं बात कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ इस विषय को कहा हुआ है कि बातचीत करें और खत्म करें। और पुनर्वास की अच्छी नीति के साथ हम लोग सामने हैं। अब उसकी घोषणा भी जल्द होगी और उसके साथ उनको असुविधा भी नहीं होगी समाज के साथ मिलने के लिए। अरे भाई, आप कभी बोलते हैं कि नक्सलियों के मान में घुस के मारेंगे, कभी बोलते हैं नक्सलियों से बातचीत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। आपकी नक्सल नीति क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? यदि बात करना चाहते हैं तो किस लेवल पे किससे बात करना चाहते हैं? आपने किसको प्रस्ताव भेजा है? आपके प्रस्ताव पे क्या हुआ? कभी आप बोलते हैं कि नहीं हम घर में घुस के मारे, तो पहले आप अपनी नक्सल नीति तो स्पष्ट कीजिए। आप वहाँ के लोगों के लिए आपकी क्या नीति है, उस क्षेत्र के लिए आपकी क्या आर्थिक नीति है, आपकी क्या उस क्षेत्र के लिए सामाजिक नीति है, आपने उस क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार से वहाँ के लिए बढ़ावा देने के लिए आपने सामाजिक नीति बनाई। इन सब चीज़ को सामने रखिए। किस मुद्दों को लेके, किस प्लेटफॉर्म को लेकर आप नक्सलियों से बात करने जा रहे हैं, पहले इसको तो स्पष्ट। तो दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से निपटने की क्या नीति है, इसको लेकर एक तरह का संशय बना हुआ है। अलग अलग बयान है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से निशिकांत पांडे जी हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह हैं, उनका भी स्वागत है।
मैं निशिकांत जी सबसे पहले आपके पास आता हूँ। अभी हम लोग गृह मंत्री जी का बयान सुन रहे थे। पिछले दिनों मैंने भी उनसे एक साक्षात्कार लिया था और यही प्रश्न उनसे भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो आएँ और बातचीत करें। अभी जैसा आपने सुशील आनंद शुक्ला ने जो बयान दिया कि भाई आपकी नीति क्या है, आप किस तरह से बातचीत करोगे, किससे बातचीत करोगे, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम उनकी मान में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप वीडियो कॉल से हम बातचीत करेंगे। तो कोई भी सरकार किसी भी मामले में एक नीति तय करती है कि भाई हमारी आगे रणनीति ये होगी। तो ये जो अभी कहा जा रहा है, जिस पे कांग्रेस सवाल कर रही है, तो निशिकांत जी इसमें बीजेपी क्या स्टैंड ले रही है और आपको क्या लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, अभी हमने 29 को मारा, फिर उसके बाद एक और मारा, फिर हो सकता है मुठभेड़ हो, तो कई बार उल्टा भी होता है, तो ये इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सुभाष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो नक्सलवाद पे प्रहार हो रहा है वो नीति आपको स्पष्ट दिख रही है कि अब यातना नहीं, अब रण होगा। लेकिन साथ ही साथ एक मानवीय पहलू पे हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप में जरा सा भी कोई मामला है, कोई मुद्दा आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आत्म सिलेंडर तो कर ही रहे हैं वो लोग, लेकिन साथ ही साथ जो ये 20 वर्षों का, 25 वर्षों का, 30 वर्षों का कालखंड है, इस कालखंड में ये बहुत कम बचे हैं लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सनद रहे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के समक्ष लाल आतंक कहीं ना कहीं बड़ा रोड़ा बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने कांकेर का जो हमारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन देखा, उसमें जो सफलता हमको मिली है वो भी अद्भुत है। लेकिन विषय यह है कि जो सुशील आनंद शुक्ला जी बोल रहे थे कि नीति क्या है, नीति टीवी डिबेट में या चर्चा में, परिचर्चा में नहीं खोली जा सकती। अगर सुशील आनंद शुक्ला जी को जानना है तो कभी भी हमारे गृह मंत्री से समय लेके पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। लेकिन दो पैमाना है, एक तो कि आप मान लो बात और स्वीकार करके सरेंडर कर दो, या अगर आप नहीं मानते हो और अपने बंदूक को उठाना चाहते हो तो घर में घुस के ठोकने का काम हमारे सेना के द्वारा, सुरक्षा बल के द्वारा किया जाना शुरू कर दिया गया है। और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखने की कोशिश है कि मतलब एक भी खून का कतरा हमारे सुरक्षा बलों का या हमारे ग्रामीणों का ना हो, बल्कि उनकी समस्या समाप्त की जाए। अब महत्वपूर्ण विषय है कि हम चर्चा करने की बात करें, चर्चा होनी चाहिए। अगर उनका कोई मानवीय पहलू है तो उस पर भी सरकार अपना नजर रख रहा है और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आप फोन पे कर लीजिए, वीडियो कॉल पे कर लीजिए या किसी के माध्यम से कीजिए, लेकिन पहल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो सुरक्षा बलों के हाथ खुले हुए हैं और एकदम ये क्लियर बात रखे दिमाग में, किसी के बहकावे में नहीं आए कि कोई किंतु परंतु चलेगा। अगर आप लाल आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं तो गोलियां आपके सर को भेद के बाहर निकलेगी, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। जी सुभाष जी। तो निशिकांत जी, ये कौन लोग बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? कई अर्बन नक्सलिस्ट में कई लोग हैं और कई सिंडिकेट हैं जो शहीद भी बताते हैं, जो उनको सपोर्ट भी देते हैं, जो उनसे चुनाव में अपना समर्थन भी मांगते हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में आके समर्थन मांग चुके हैं और उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ऐसे किसी के भावना में आके दिग्भ्रमित होकर अगर आप फिर से हथियार उठाने की कोशिश भी करते हैं या कल्पना भी करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ हुए नुकसान का जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है, बैलेट से बात मान लो, नहीं तो बुलेट चलाया जा सकता है। जी निशिकांत जी, हमने देखा कि झीरम में जो कांड हुआ था उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मारे गए, मतलब लगभग छत्तीसगढ़ में बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता मारे गए। कांग्रेस या हम कहें कि बाकी कोई भी पार्टी जो जानती है कि नक्सली आतंक जो है वो किसी को बंदूक किसी को नहीं समझती, गोली की जो भाषा है उससे हत्या ही होती है। और लोगों ने देखा कि उन्हीं के पार्टी के लोग मारे गए और सबसे ज़्यादा लोग उसमें मारे गए उस मुठभेड़ में, और उसके अभी भी जो है उसकी जांच चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग कुछ, ठीक है कुछ चीज़ों में एक कॉमन बातचीत होती है कि भाई आदिवासी का शोषण नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सरकारी तंत्र गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मुझे लगता है ह्यूमन राइट से जुड़ी हैं, जो मानव अधिकार से जुड़ी है। तो मानव अधिकार संगठन भी कई बार जब सशस्त्र बल जो होता है, जिसके वर्दीधारी बल होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, जब वो मानव अधिकारों का हनन करता है कहीं भी कोई भी जगह पे, तो लोग, बहुत सारे लोग जो मानव अधिकारों के हित चिंतक होते हैं वो खड़े होते हैं। और जो भी सरकारें होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की सरकार, क्योंकि मानव अधिकार वाले जब बात करते हैं
तो वो ऐसा लगता है कि वो सरकार की या सत्ता के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी जाति होती है तो वो उसके प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा होता है कि सरकारें बदलती रहती पर वो लोग अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो बातचीत हो रही है कि भाई विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि हम उनसे दोनों तरह से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं हम वीडियो कॉल पे बातचीत करेंगे। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नक्सली, जैसा लोगों ने कहा कि उनका संगठन बिखर रहा है। अब जो है एक पीढ़ी खत्म हो रही है और जो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में बचे हैं, तो ये बातचीत का जरिया कौन होगा, कैसे बातचीत होगी, कौन नेता है, क्या है। आपने कहा कि इसके बारे में गृह मंत्री टीवी डिबेट पे तो बात नहीं होगी, पर गृह मंत्री जी से चाहें तो कांग्रेस के लोग मिलके पूछ सकते हैं। तो सत्यप्रकाश जी, चूंकि ये बातचीत की पहल हो रही है और हम ये जानते हैं कि दुनिया की कितने ही युद्ध हो जाए, अंततः जो है वार्ता होती है, क्योंकि शांति वार्ता के लिए ये लगता है कि यही एक जरिया है। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र से हमारे कितने ही तनावपूर्ण संबंध हैं, पर हमको जब बातचीत होती है तो हम चाइना से भी बात करते हैं, हम पाकिस्तान से भी बात करते हैं। हमने कई देखा हमारे देश के कितने ही आतंकवादी जो संगठन थे या उग्रवादी संगठन थे, उनको भी बातचीत करके रास्ते पे लाया गया। तो ये जो अभी विजय शर्मा जी कह रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है सत्यप्रकाश जी? देखिए सुभाष जी, नक्सलियों से हर कोई प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सामाजिक बुराई के तौर पर समझ लीजिए, विकास में अड़ंगा या रोड़ा पैदा करने वाले ये एक संगठन है, ये हर कोई जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर देखिए विजय शर्मा जी बीजेपी के जो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आपकी नीति क्या है। आप जब चुनाव में विधान चुनाव आप बोलते थे घुसके मारेंगे, आप अभी जब आ गए तो बोले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ रही है, बातचीत कर लिए। मोदी जी आते हैं तो वो बोलते घुसके मारेंगे, अमित शाह जी बोलते हैं मैं 2 साल में खत्म कर दूंगा, घुसके गोली मारेंगे। तो मुद्दा ये है कि आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप किस नीति पे चल रहे, जनता को आपको बताना पड़ेगा। जैसे निशिकांत पांडे जी बोला कि विजय शर्मा जी के पास जाकर समय ले लीजिए, अगर आपके प्रवक्ता हो आप यहाँ बैठे हो तो आपको जिम्मेदारी पद मिला हो तो आपको बताना पड़ेगा। सबकी जनता एक चैनल देख रही है, आपको आपके जवाब के लिए और बैठे हुई कि क्या जवाब देंगे। बस्तर के लोग खासतौर से बात करें, कांकेर के लोग खासतौर से बात करें, तो इंतजार नहीं कि सरकार हम अपनी क्या करिए। तो टीवी के माध्यम से निष्ठा पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, तो क्या वाले बात है वो क्या जवाब देना चाहते। इसमें बोलो कि नीति स्पष्ट नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी सरकार बात करूँ 5 साल की, हमने एक नीति बनाई थी, हमने एक नीति बनाई कि हमको विकास करना। आपको याद होगा अमित शाह जी आए तो सबने बोला कि नक्सली घटना क्या हुई, हमने विकास की बात की। इसी के तहत 180 गाँव के आसपास नक्सली प्रभावित करने को बाहर आए, गाँव तक बिजली पहुंचे, स्कूल खोले, और सरकारी स्कूलों में अस्पतालों में ऑपरेशन कर रहे। तो हमने एक नीति बनाई, सड़क बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज तक बना। तो ये हमने एक नीति बनाई कि विकास अगर करेंगे तो वहाँ पे लोग क्या चाहिए। अगर आप शिक्षा स्वास्थ्य का लाभ देंगे तो लोग जो नक्सली जो बरगरा लेते हैं, भ्रमित करके अपनी तरफ कर लेते हैं, अगर उनको वही चीज मिलेगा। पैसा पहली बात कर लीजिए, बटा घटाने की बात करिए, ऑफिस उत्पादन की बात करिए, पहले के उत्पादन में महिलाएं महिलाओं ने जो उनको उत्पादन किया उसको हमने विदेशों तक भेजा। तो इस तरह हमने एक स्कीम चलाई जिसके तहत जो वहाँ की जनता उनको मुख्य धारा जोड़ के रखा, उनको शिक्षा दिए, रोजगार दिए, स्वास्थ्य दिए, ताकि बच्चे उनको ना आपके तरफ खींच पाए। तो हमारे लिए स्पष्ट विकास हमको करना है। इसी वजह से अमित शाह जी ने बोला कि बैठने का मुद्दा, तो यही हम भी बोलना चाह रहे, आपकी नीति क्या है, आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, जनता की जवाब खुद मांगी। सत्यप्रकाश जी, मैं जो दूसरी बात कर रहा हूँ, विजय शर्मा जी ने ये तो नहीं कहा है कि वो डेवलपमेंट के लिए कोई मना कर रहे हैं कि बस्तर में स्कूल नहीं चलेगा, अस्पताल नहीं खोलेंगे। सब जानते हैं कि भाई नक्सलाइट अंदरूनी इलाके में जहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं या वो होने नहीं देना चाहते। पर अभी हम देख रहे हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाके में ये कोई 3 महीने में नहीं हुआ। मैं इसको ये ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी एक सरकार को क्रेडिट दूँ, पर हमारे देश की जो नीति थी कि हम अंदरूनी इलाके में सड़क बनाएं, वहाँ पे जो माइंस बिछी उसको खाली कराएं। इसीलिए धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बस्तर के बहुत सारी जगह चेक पोस्ट बन गई जहाँ कभी लोग जा नहीं सकते थे, अब वहाँ पर चेक पोस्ट बना है और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो बैठी हुई है। कभी कभी चूक होती है जब कोई सैनिक लापरवाह हो जाते हैं, उनको लगता है कि जंगल में वो निकल गए और वो घात लगा के चुपके से बैठे हैं तो नक्सलाइट उनको मार देते हैं। ये भी घटनाएं हमने बहुत देखा, कई बार उनके कैंप पे भी हमला हुआ, ये भी देखा। पर अगर हम बस्तर अभी जाते हैं तो हमको बस्तर उस तरह से अंदर तक घुसते हैं, हम अबूझमाड़ की तरफ जाते हैं तो हमको जाने मिलता है, हम कोंटा जाते हैं, हम जिधर भी जाते हैं हमको जाने मिलता है। अब बहुत सारे इलाके ऐसे नहीं है जो इसमें नक्सली कहें कि अब इनकी 100% मोनोपोली है, पर हाँ वो कभी ना कभी चूक का कोई फ़ायदा उठाते हैं और घेराबंदी करके हमला करते हैं। ये पहले हम लोगों ने देखा। अभी इस बार नक्सली मारे गए,
कांकेर में और बड़ी संख्या में मारे गए। पर मुझे लगता है कि सरकार जब कहती है कि हम बातचीत करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक रास्ता होता है बातचीत का, और एक कहते हैं कि यदि आप नहीं मानोगे और आप लोगों के साथ इसी तरह के हत्या नरसंहार करते रहोगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तो विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास बातचीत का रास्ता खुला है, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ये एक बातचीत की नीति है। आपने कहा कि आपकी नीति डेवलपमेंट की थी कि हम डेवलपमेंट करेंगे, पर डेवलपमेंट के साथ साथ हमको बातचीत भी तो करना पड़ेगी। तो ये इस पूरी बातचीत या इसमें लेकर आप किस तरह की नीति की अपेक्षा कर रहे हैं भाजपा से? देखिए, हम तो विपक्ष ने तो देखिए, जो आपने बात बोली, बातचीत करें उसमें कोई दिक्कत नहीं, या उसके मारे उसमें कोई दिक्कत, मगर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा आप क्या नीति लेके चल रहे हैं। वहां की जनता के लिए सामाजिक तौर पे आप क्या नीति लेके बैठे हुए हैं कि आप ये हम समाज के तौर पे करना चाह रहे हैं, जिसके तहत नक्सली घटनाएं कब होंगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप अभी भ्रमित करने की सिचुएशन में, आप मोदी जी क्या बोल रहे हैं, गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कुछ बोलते ही नहीं नक्सली घटना के ऊपर, क्या उनकी नीति है। तो बात ये है, देखिए जनता, जैसे मैंने बोला, जनता इंतजार में रहती है ना कि भाई हमारे लिए जो सरकार है वो क्या कर रही है। खासतौर से बस्तर के इलाके में बात कर रहा हूँ कि सरकार हमारे लिए क्या सोचे, सरकार हमारे लिए क्या स्कीम लेकर रही है, सरकार हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या करे ताकि नक्सली हमारे पास ना आए। तो ये मुद्दा ये है, आप ये नहीं बोल सकते ना कि गोली मार रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। चलो निशिकांत जी से पूछ लेते हैं। खुद भ्रमित रहती है कि भाई क्या करना चाह रहे हैं, कभी आप गोली मारने की बात करें, बातचीत करने की चलो बात करें। निशिकांत जी, ये जो भी भ्रम की स्थिति है इसको आप दूर करिए, क्योंकि आप जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं। बताइए कि जो भ्रम की स्थिति है कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, अमित शाह जी कुछ कहते हैं, तो ये अलग अलग जब बयानबाजी होती है तो इसके पूरे आशय क्या है? सुभाष जी, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हमारे मित्र को समझना चाहिए कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शन दिख रहे हैं और उसका जो मतलब मैसेज है क्लियर है। अगर आप नहीं समझना चाहते तो उसकी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो पूरे देश के सबसे बड़े सफल ऑपरेशन में से कांकेर एक बड़ा सफल ऑपरेशन है। इससे पहले 28 नक्सलियों को मारा गया था, ये 29 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली है। विषय ये है कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो विकास का पैमाना हमारे साथ प्रकाश जी करें, विकास है, विकास के साथ विश्वास और विश्वास का विजन, ये तीन चीज लेके हम बस्तर ही नहीं बाकी तमाम क्षेत्रों में अंदरूनी इलाके में जा रहे हैं अंदर। और वहां पे स्कूल अस्पताल तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे आपने उनको वंचित रखा था, उसको भी वहां कनेक्ट किया जा रहा है। आप विश्वास डेवलप कर लेंगे एक बार तो ये स्थिति और अच्छी हो सकती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कन्वे होगा। जो सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं हमारी, स्पष्ट मंशा है, वेलेट या बुलेट, आपको जिससे समझना समझो। लेकिन जो नीतियां आप चाह रहे हो टीवी डिबेट में, वो न बताना चाहिए न बताया जाएगा। लेकिन जनता के मन में एक बात तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आते के साथ बहुत बड़ा कदम उठाया। ये हम मतलब जो सफलता पाई है हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा जवानों ने, इससे मैसेज क्लियर गया है। फिर से हमारे गृह मंत्री ने, आदरणीय विजय शर्मा जी ने एक बात कही कि अभी भी आपके पास समय है कि आप अगर चर्चा करना चाहते हैं किसी बिंदु पे पार्टिकुलर, और एक में, दो में या किसी छोटे समूह में, बड़े समूह में, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास मौका है। फिर बाद में ये ना कहना कि बुलेट ठोक दिया, क्योंकि अगर आप लाल आतंक के साए में अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मुंह तोड़ जवाब नहीं देगी, बुलेट से जवाब देगी। और हमारे सुरक्षा बलों के हाथ खुले हुए हैं सुभाष जी, उसका परिणाम आपके समक्ष है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जब हमसे नीति पूछ रही है तो पहले इनसे रीति पूछिए कि आपके नेता इनको शहीद क्यों बना रहे हैं। क्या कारण है कि आपको शहीद बताना पड़ रहा नक्सलियों को? क्या आपने किसी से पैसा लिया था? क्या आपने उनको संरक्षण दिया था? मसला क्या है? क्या लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उनका समर्थन के लिए आप उनको शहीद बता रहे हैं? ये भी बताना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की राजनीति मत कीजिए, ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए खतरनाक है, मानवता के लिए खतरनाक है। लेकिन आप जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैप में नहीं आएगी। या तो ठोकेंगे या तो उनको सुधारेंगे, दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई विकल्प किसी के पास नहीं है। और कोई भ्रम में रहता है तो वो अपनी जिम्मेवारी स्वयं ले। जी सुभाष जी, तो सत्यप्रकाश जी, जैसे निशिकांत जी कह रहे हैं, तो निशिकांत जी को एक बात मुझे याद दिलाना था कि भैया 15 साल तो 3 साल तो कांग्रेस की सरकार रही 2000 से 2003 तक,
फिर रमन सिंह जी की सरकार रही 2018 तक, 18 से 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, पर 14 से केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। अब कहने को 3-4 महीने से दूसरी सरकार आ गई है। पर जो नक्सली समस्या थी वो किसी एक राज्य की तो है नहीं, वो आसपास के बहुत सारे राज्य उससे प्रभावित हैं और उसको लेके संयुक्त जो है अभियान भी चलता है, मीटिंग भी होती है। तो अगर पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के अगर कमज़ोर हुए हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे वो रमन सिंह की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सबने मिलजुल के, या राज्यों के आसपास के पड़ोसी राज्यों की सरकार हो, सबने मिलकर इसको समझा कि इस समस्या से हमको निजात पाना है। अब इसके तौर तरीके अलग अलग थे। कुछ लोग नक्सलियों को मुख्य धारा में ला के नौकरी भी दे रहे हैं, उनको पुलिस में भी रख रहे हैं, घर भी बन रहे हैं उनके परिवार के लिए, उनके यहाँ विवाह भी हो रहा है, जो भी उनका सामाजिकरण है वो भी अलग अलग सरकारों ने कोशिश की कि भाई इनको किसी भी तरह जो है जंगल से बाहर लाके इनको समझाया जाए। पर ये सत्यप्रकाश जी अभी ये जो बात कह रहे थे कि भाई ठीक है, अभी 29 लोग मारे गए, ये कोइंसिडेंस है कि इस समय भाजपा की सरकार है, मारा तो सैनिकों ने है, सरकार के लोगों ने तो नहीं मारा है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि किसकी भी सरकार रही मुठभेड़ तो हर बार होती रही, दोनों तरफ से लोग मरते रहे, सैनिक भी मरे हैं और नक्सली भी मरे। पर ये जो कह रहे हैं निशिकांत जी की किसी नक्सली को शहीद का दर्जा देना और किसी नेता द्वारा, जिसको लेकर अभी निशिकांत जी ने सवाल उठाया, ये क्या मामला है? देखिए सुभाष जी, केटीएस तुलसी जी का एक बयान आया था कि रमन सिंह जी ने बोला था कि तनख्वाह लीजिए बैठे रहिए। रमन सिंह जी का वो बयान कोई नहीं भूला है। 15 साल की सरकार थी, उन्होंने बोला कि मैं तो चाहूँ तो 1 घंटे में नक्सली कम कर दूं, मगर दिल गवार नहीं करना। और आपको याद होगा 15 साल के ऐसे 14 जिलों में नक्सली फैल गए थे। इनके मुख्यमंत्री रहते वो रमन सिंह जी के गृह जिले राजनांदगांव तो नक्सली पहुंच गए थे। तो ये हालात देंगे 15 साल में क्या क्या कितने साल हो गए? 2014 बात इनकी सरकार थी। झीरम कांड में अगर मैं बोलूँ 2013 तक जो एनआईए जांच करी तो गणपति और रमन्ना 2 नक्सली जिनके एंटाइटमेंट सक्षम करके संपत्ति खुद करने के लिए 2014 के बाद जब एनआईए जांच ताकि तो नक्सली उधर नाम गायब हो जाते। इनके खूब सांसद डायरेक्ट नक्सली पकड़ाते हैं, फैक्टर सप्लाई में इनके जिले को कॉलेज पकड़ाते हैं नक्सली को, किताब सफाई में इनके बड़े नेता हम शामिल करके मना नहीं किया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कौन नक्सली के साथ है जानता जानती है। अब फिर वही बात आ गई, अब आपने खुद ने बोला कि 15 साल की सरकार 2014 बात मोदी जी की सरकार है, उन्होंने किया क्या? 14 जिलों का किया। तो इसलिए मैं बोलूँ जो आपने बात की, कौन किसके साथ जनता जानती है। ये जो शहीद वाली बात मैंने आपसे पूछा सत्यप्रकाश जी, मैं उसी का रहा हूँ जी। किसी को शहीद की नक्सली को किसी को शहीद किसी ने नहीं बोला। ये होता है दुष्प्रचार, ये लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार कराने की कोशिश है। किसी नक्सली को शहीद नहीं बोला गया, किसी भी तरह के हम नक्सली को समर्थन में नहीं रहते। हम तो हमेशा बोलते हैं कि नक्सली को मुख्य धारा में लेके आ रहा है। अब उसके लिए आप गोली काट के लिए नीति लेके आते हैं कि बाकी की आपकी सरकार है। यही तो हम बात सवाल उठा रहे हैं कि आपको स्पष्ट करना पड़ेगा नीति क्या है, कि गोली मार के लेके आएंगे या नक्सली घटना काम करेंगे या बाकी से कदम करेंगे। यही तो मुद्दा है कि 15 साल में ये नहीं कर पाए और फिर अभी एक नया जो प्रोपेगेंडा निकाल के आ रहे हैं, कभी गोली और कभी बातचीत करेंगे। तो इनकी नीति कभी स्पष्ट नहीं है। 15 साल अगर इनको चाहते तो 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। 15 साल में नक्सली खत्म हो जाने चाहिए थे। 2014 बाद की केंद्र सरकार है जो संपर्क सीधा दिखाती रहती है, भले और नहीं अलग बात है। इसलिए होगा इनकी नीति कभी स्पष्ट नहीं रही है, क्योंकि इनको नक्सली लोगों के साथ खड़े होना है, चुनाव में फायदा लेना है। और इसीलिए अभी भी वही स्थिति आ रही है कि इनके पास अभी नीति नहीं है, क्योंकि नक्सली को अभी खत्म ही करना चाहते, एक चुनावी एजेंडा के तौर पर लेके चलना चाहते हैं। आप खुद बताइए, अगर अमित शाह हमारी सरकार को आके बोलते जाते हैं नक्सली घटना कम हुई है, तो दिखता है ना कि हमने कुछ काम किया है। आपकी 15 साल की सरकार में क्यों ये अमित शाह आपके किसी बड़े नेता ने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हम निशिकांत जी अब आपसे समापन वक्तव्य ले लेते हैं, बोलिए। देखिए सुभाष जी, इन्होंने अभी बताया कि नक्सली 15 साल हमारी सरकार थी। देखिए एक बात है, पैदा किया आपने, पाला पोसा आपने, बड़ा किया आपने, सारी व्यवस्थाएं आपने दी, उसके बाद हमसे पूछते हैं कि 15 साल सरकार थी। देखिए जो कार्रवाई हो रही है ना सत्यप्रकाश जी, जिसपे आपके बड़े नेता ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि इसकी जांच होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, भूपेश दाऊ ने भी कहा, ये आपकी मंशा को स्पष्ट करता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे उसके समर्थक हो, सहयोगी हो या संरक्षक करता हूं। अभी भी आपको बोल रहा हूं टीवी डिबेट में, नीति और रीति आपको जब भी जानना है आप कार्यालय चले जाइए गृह मंत्री के। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, अगर संरक्षण कर्ता में आप लोग हैं, सुधर जाइए। आप उनको सहयोग दे रहे हैं, सुधर जाइए, क्योंकि ये स्थिति अब नहीं बनेगी। लाल आतंक को आखिरी गांव से समाप्त करने का संकल्प हमने लिया है और हमारे सुरक्षा बलों के हाथ खुल गए हैं। परिणाम आपने देख लिया कांकेर में। और जो शहीद की बात कही, शहीद ही कहा गया था कि शहीद हुए नक्सली,
साथ ही कुछ जवान घायल हुए हैं। इतना ही वर्ष था आपके नेत्री का, लेकिन आप अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपकी मजबूत आपकी मजबूती अलग है। आपके बीच में होने दो। सुभाष जी चलिए सुनिए, ये तरीका अभी सुभाष जी, जो श्रीनेत ने आपके क्या बीच में- कहा है ये वीडियो हम निकालते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में क्या कहा है, क्योंकि उनके ही वक्तव्य को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नक्सलियों को शहीद कहा। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को यदि उसके किसी बड़े नेता पे इस तरह का आरोप लगता है तो उसको तुरंत उसका खंडन करना चाहिए, उसका ओरिजिनल वीडियो जारी करना चाहिए। यदि उससे छेड़छाड़ हुई है तो बताना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी जो है वो नक्सलियों को शहीद बोलेगी, और बोलना नहीं चाहिए। वो उनके लोग बोलते हैं, अपना विज्ञप्ति जारी करते हैं और वो बताते हैं कि उनके कौन साथी मारे गए, वो उनका अपना हो सकता है। पर मुझे लगता है कि राज्य में सभी जो नागरिक हैं या जो पार्टियां राजनीतिक, वो कहीं ना कहीं जानती है कि नक्सली समस्या क्या है और किस तरह से उससे निपटा जाए। बहरहाल आप दोनों मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।